का श्लोक अपना। तो हम बाल प्रहरी बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सबका स्वागत करते हैं और आप सबको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे दार्शिक जी पहले अपने श्लोक से और उसके बाद अपनी टेबल भी सुनाएंगे हम सबको। तो स्वागत है दार्शिक जी, आए। हाँ, स्वागत है। जी क्या बात है यार, बहुत आज धीरे धीरे बोला तुमने। और कोई टेबल याद है तो एक आध और सुना सकते हैं। कल सुनाएंगे। अच्छा, कल सुनाएंगे। अभी सुना देंगे। हाँ तो सुना दीजिए, सुना दीजिए। 5 की भी सुना दीजिए। 5 की भी तो आपको तगड़ा आता है। जी हाँ सुनाइए। 5 with the 5, 5 to the 10, 5 0 50, 5 4 the 20, 5 5 the 25, 5 6 the 30, 5 7 the 35, 5 8 the 40, 5 9 the 45, 5 10 the 50। चलिए, आपको बधाई हो बहुत ही सुंदर प्रस्तुति के लिए। 2 टेबल आज ने सुनाई और श्लोक भी सुना दिया। आज तो बहुत ही सुंदर प्रस्तुति होगी। हम आपको बधाई देते हैं और आपको दशहरे की शुभकामनाएं। बस अब आप अपना माइक बंद रखिएगा, ठीक है ना। बीच में माइक मत खोलिएगा। आप बीच में माइक खोल देते हो, गड़बड़ होता है उससे। आदरणीय शास्त्री पांडे सर, शुरू करते हैं। जी हाँ, शुरू करें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, समय हो गया है। जी। तो हम बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा की ओर से एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आप सबको प्रणाम करते हैं और आप सबको विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज पूरे देश में विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है और हमारे अल्मोड़ा में भी, उत्तराखंड में अल्मोड़ा का दशहरा भी अपने आप प्रसिद्ध है। शशि जी अपना माइक बंद कर लीजिए, स्वागत है आपका। अल्मोड़ा का दशहरे में रावण परिवार के लगभग इस साल कम बने हैं, लगभग 1.5 दर्जन पुतले आज बाजार में पूरे सज धज के घुमाए गए और अभी शाम के टाइम उनका एक किस्म से रैली के तहत ये स्टेडियम फील्ड में जाते हैं और वहीं उनका दहन होता है सामूहिक तौर पर। करीब 15 से अधिक पुतले जलेंगे इस बार। प्रशासन की वजह के से थोड़े कम पुतले बने हैं। पिछले बार 22-23 पुतले बने थे, तो इस बार 15 की सुनाई थी। मैं तो पूरा देख नहीं पाया, हम लोग आ गए इधर को। तो आज के इस विजय पर्व पर एक बार पुनः आप सबका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, हमने इसी बीच रामलीला के कार्यक्रम भी किए थे, एक बार बच्चों का, एक बार अभिभावकों या बड़ों का। तो आज त्वरित भाषण कार्यशाला होनी है, 777वां ऑनलाइन कार्यक्रम। और आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर शशि जोशी जी, जो कि राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बाजपुर उधम सिंह नगर में कार्यरत हैं वर्तमान में। आपने शर्ट में रहते हुए बांगीधार से अपने काफ़ी बच्चों को भी जोड़ा था। तो और आप एक नवाचारी शिक्षिका होने के साथ ही एक लेखिका भी हैं और बच्चों के लिए आपका महत्वपूर्ण लेखन है। तो आज आपने मुख्य अतिथि बतौर हमको समय दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और स्वागत करता हूँ। और हमारी विशिष्ट अतिथि हर्षिता जोशी जी जुड़ चुकी हैं नानक माता पब्लिक स्कूल से। और आज की अध्यक्षता करेंगी रुचि जनोटी जी, जो कि कक्षा 8 की छात्रा हैं गुरु एकेडमी एनटीडी अल्मोड़ा से।
और संचालन करेंगे हमारी दोस्त रेणु ओझा, जो कक्षा 11 की छात्रा हैं, जिनकी कविताएँ हैं बाल प्रहरी में लगातार छापते जा रहे हैं। उन्होंने मेरे को वो हमारे बचपन से जब छोटे क्लास में थी तब से बाल प्रहरी की ऑफ़लाइन कार्यक्रम से जुड़ती रही हैं। पिछले बार उन्होंने मेरे को करीब 20-30 कविताओं का एक हस्तलिखित कहना चाहिए मेरे को दिया है, तो उसमें से हम कविताएँ छाँटते रह रहे हैं। तो आज वो संचालन करेंगी, संभवतः दूसरी बार उनका संचालन है। तो मैं को स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश शाश्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, जो कि प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते हैं। आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात से। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, जो कि खंडवा, मध्य प्रदेश से हमारे बाल प्रहरी के संरक्षक हैं। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच गंगा सिंह राव साहब हल्द्वानी से जुड़े हैं, बहुत दिन के बाद जुड़े सर, आपका स्वागत है। और संजय जहांगीर साहब राजस्थान से हमारे बीच जुड़े हैं, अशोक पंजी हॉलबाग से हमारे बीच जुड़े। और मैं आदरणीय श्याम पलट पांडे जी की संज्ञान में लाना चाहेंगे, कल अशोक पंजी के नेतृत्व में 5 दिन की कार्यशाला ऑफलाइन होने वाली है। कल से हमारे हम दिन में भी व्यस्त रहेंगे कल। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ अन्य कई मीरा बिष्ट जी, रेखा जोशी जी, और इस कार्यक्रम में कई नन्हे नमूने से दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं। सुमी श्रीवास्तव सर जुड़ चुके हैं। सर अब बाद में डांस होगा आयुष जी का, तैयार रहें सर। और विनोद आर्या जी हमारे साथ जुड़े हैं, और इस कार्यक्रम में हमारे साथ अन्य कई साथी जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं, अभिभावकों का, शिक्षकों का, नन्हे मुन्ने दोस्तों का। तो आप सब का स्वागत करते हुए एक बार पुनः विजयदशमी की आप सबको हार्दिक बधाई। और मैं मंच सौंपता हूँ रेणु जी को आज के संचालन के लिए। रेणु जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है क्या? रेणु जी, आपकी आवाज आ रही है? हाँ, तो स्वागत है आपका। जी सर, धन्यवाद। रवि रुद्र पितामह विष्णुनुतम मुनि चंदन कुमकुम पंकयुतम हरिवृंद गजेन्द्र समानयुतम तव नौमि सरस्वती पादयुगम तव नौमि सरस्वती पादयुगम। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम एवं आज की इस कार्यशाला से जुड़े समस्त सम्मानित सज्जनों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं रेणु ओझा, कक्षा 11, आदर्श राजकीय बालिका इंटर कॉलेज खटीमा की छात्रा हूँ। आज बाल प्रहरी के इस पलट पर 777वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जो कि त्वरित भाषण कार्यशाला है। इस कार्यशाला में हमारी आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर शशि जोशी मैम, बाजपुर, उधम सिंह नगर से, श्री आकाश सारस्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी, गुजरात, अहमदाबाद से, तथा डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा, मध्य प्रदेश से। मैं आप सभी का स्वागत, अभिनंदन व आभार करती हूँ। तथा हमारे कार्यक्रम की आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बहन हर्षिता जोशी, कक्षा 6, नानकमत्ता, उधम सिंह नगर से। वह अध्यक्षता कर रही हैं मेरी बहन रुचि जनौटी, कक्षा 8, अल्मोड़ा से। मैं आपका भी स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं बाल प्रहरी संस्था से कैसे जुड़ी। बाल प्रहरी संस्था से मैं अपने विद्यालय के माध्यम से जुड़ी थी। जब बाल प्रहरी की 1 जनवरी से 5 जनवरी तक की कार्यशालाएं हमारे खटीमा में होती हैं, तो मेरा चयन किया गया था बाल प्रहरी की इन कार्यशालाओं में जाने के हेतु। और मैं बाल प्रहरी की इन्हीं कार्यशालाओं में आदरणीय उदय किरोला सर जी से मिली थी। और इसके पश्चात मैं अगले वर्ष भी इसी कार्यशाला में गई थी, जहां मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला था, जो मुझे आज भी काम आता है। इसके पश्चात मेरी 10वीं की कक्षा में मेरे विद्यालय की शिक्षिका आदरणीय गीता रानी मैम के सहयोग से मुझे पुनः इन कार्यशालाओं में जाने का अवसर मिला था, जहां पे कारण था मुझे अपनी कविताओं का संग्रह सर जी के पास देना था। ऐसे ही मैं बाल प्रहरी की इन संस्थाओं से जुड़ी थी। और अब मैं बताती हूँ कि मेरा संचालन करने का मन कैसे हुआ। जब मेरी बाल प्रहरी की प्रथम ऑनलाइन कार्यशाला थी, तो मुझे पता बाल प्रहरी की
पहली ऑनलाइन कार्यशाला थी, तो इसमें मैंने देखा कि काफ़ी नन्हे साथी प्रतिभाग करते हैं और यहाँ पे संचालन भी कोई टीचर नहीं करता है, बल्कि नन्हे-मुन्ने बच्चे ही करते हैं। तो मेरा मन उत्साहित हुआ और मैंने सोचा, मैं चाहती थी कि मैं भी इस पलट पर संचालक के रूप में अपना प्रस्तुति दूँ, परंतु किसी कारणवश मैं ऐसा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मोबाइल फ़ोन की उचित व्यवस्था नहीं थी उस समय। और जब मोबाइल फ़ोन की उचित व्यवस्था हो गई थी, तो मैंने सर को बोला था कि सर मुझे संचालन करना है, तो उसके बाद उन्होंने मुझे संचालन करने का अवसर प्रदान किया था। जो मेरा प्रथम संचालन था, वो देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला में था और आज संचालन करने का यह मेरा दूसरा अवसर है। इसके लिए मैं बाल प्रेरी संस्था के संपादक आदरणीय उदय किराला जी का आभार व्यक्त करती हूँ। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज विजयदशमी के अवसर पर 2 पंक्तियों के साथ मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। रावण की बुराई समाप्त हुई, अब अपनी बुराई को समाप्त करो। इस विजयदशमी अपनी बुराई पहचान, इसे निकाल बाहर करो। रावण में तो था अहंकार, रावण में तो था अहंकार, तब श्री राम ने उसका वध किया। भली भांति चढ़ रही थी लंका, अपने हाथों उसने उसको ध्वस्त किया, अपने हाथों उसने उसको ध्वस्त किया। इसलिए तुम त्याग अहंकार, प्रेम भाव से काम लो। तुम मिट्टी थे, मिट्टी बन जाओगे। इस बात को तुम जान लो, इस बात को तुम जान लो। इसी के साथ हमारे कार्यक्रम की आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बहन हर्षिता जोशी, कक्षा 6 नानक मत्ता, उधम सिंह नगर से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी, मैं मंच पर उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका स्वागत है। आप अपना विशिष्ट अतिथि का भाषण हमारे बीच प्रस्तुत करें, इसके बाद मैं आपको आपका विषय बताती हूँ। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ। मेरा नाम हर्षिता है, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम नानक मत्ता पब्लिक स्कूल है। मैं नानक मत्ता की निवासी हूँ, जिला उधम सिंह नगर, राज्य उत्तराखंड से। सर्वप्रथम जैसे कि आज हम सभी जानते हैं कि आज विजयादशमी है। इस पर्व पर मैं आप सभी को विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आज की कार्यशाला में जुड़े हुए विद्वान शिक्षकों एवं मेरे सभी छोटे बड़े भाई बहनों का मैं इस मंच पर स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। साथ ही साथ मैं आज की कार्यशाला में जुड़े हुए आदरणीय आकाश सारस्वत जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, आदरणीय श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, आदरणीय अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश, संरक्षक बाल प्रहरी, एवं साथ ही साथ आदरणीय उदय किराला जी, संरक्षक बाल प्रहरी। मैं आप सभी का इस मंच पर स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ एवं उदय किराला जी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे आज विशिष्ट अतिथि बनने का मौका प्रदान किया। जी बहन, मेरा विषय। जी बहन, आपका विषय है इस बार की नवरात्रि में मेरी दिनचर्या। इस बार की नवरात्रि में मेरी दिनचर्या। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मेरा विषय है इस बार की नवरात्रि में मेरी दिनचर्या। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आजकल हम बीच में नवरात्रियां गुजरी है और नवरात्रि में मेरी दिनचर्या, जैसे कि हम सब जानते हैं कि नवरात्रि में हमारे परिवार वाले या मम्मी पापा हमारे व्रत रखते हैं, तो उसमें मुझे नवरात्रि के बारे में पहले कुछ ज्यादा पता नहीं था। तो मेरे दादा दादी आए हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। तो मेरे दादाजी ने बताया कि नवरात्रि माँ अम्बा माँ अम्बा जी के जो रूप होते हैं, उन सब की अलग अलग दिन पूजा करते हैं और उसमें व्रत रखे जाते हैं। तो नवरात्रि में हम लोग बहुत ज्यादा बोर हो जाते थे, क्योंकि सबका व्रत होता था। मम्मी लोग कीर्तन में चले जाते थे और हम लोग घर पे अकेले बैठ जाते थे और बोर हो जाते थे। तो 1-2 दिन हमारे घर में कीर्तन हुआ और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि में कन्या पूजन किया जाता है।
मुझे कन्या पूजन सबसे अच्छा लगता है नवरात्रि में, क्योंकि उसमें एक तो हम दूसरों के घर जाते हैं, वहाँ पर जाके खाना खा के आते हैं, ऊपर से पैसे मिलते हैं, तो काफ़ी अच्छी कमाई हो जाती है। और मोस्टली कन्या पूजन में मेरा दिनचर्या यही रहता है कि ऐसे लोगों के घर जाना, वहाँ जाके कन्या खाना, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन अ, कभी-कभार ऐसा नहीं हो पाता है, जैसे कि कभी स्कूल के काम पे, और आजकल हमारे पेपर गुज़रे थे, तो उस वजह से नहीं हो पाया, तो यही मेरी दिनचर्या थी। धन्यवाद। जी बहन, आपने अपनी दिनचर्या हमारे साथ साझा किया। आपने बताया कि आप नवरात्रि के दिनों में कैसे अपने दिन व्यतीत करती हैं। कीर्तनों के टाइम पे आप बोर हो जाती हैं, तो फिर आपको सबसे अच्छी यहाँ पे कंजक लगती है, क्योंकि इसमें आपको देवी का रूप मानकर पूजा जाता है। अब इसी के साथ प्रतिभागियों की ओर बढ़ने से पहले मैं आप सभी को कार्यशाला के नियमों से अवगत करा देना चाहती हूँ। यदि कोई छात्र अपनी तो कार्यशाला के नियम इस प्रकार हैं। पहला, यदि कोई छात्र अपनी प्रस्तुति दे रहा हो, तो वह अपना माइक और कैमरा ऑन करके अपनी प्रस्तुति दे, और जिस समय कोई प्रस्तुति दे रहा हो, अन्य व्यक्ति या अन्य छात्र अपना माइक और कैमरा ऑन करके बाधा ना डाले। दूसरा, यदि प्रतिभागी प्रस्तुति देते हुए अटक जाता है, तो उनके परिवारजन उनको बताते हुए उनका सहयोग ना करें। प्रतिभागी को स्वयं ही अपनी प्रस्तुति देने दें। इसी के साथ मैं आप लोगों को आज की कार्यशाला के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूंगी। जैसे कि आज की हमारी कार्यशाला है त्वरित भाषण कार्यशाला। त्वरित का अर्थ होता है तुरंत या फिर तत्काल। इस कार्यशाला में हमें भाषण देने का विषय जो है तत्काल उसी समय दिया जाता है, जिससे कि छात्र को उस विषय पर अपनी बातों को जाहिर करना होता है। इससे यह पता चलता है कि छात्र का मस्तिष्क या जो दिमाग है वो कितना तेज है, कितना शार्प है। इसी के साथ हम आज के प्रतिभागियों की ओर बढ़ते हैं, और मैं इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारी आज की पहली प्रतिभागी, मेरी बहन मंत्रिता शर्मा, कक्षा 5, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? मंत्रिता शर्मा जी, वो किसी कारणवश शायद हमारे बीच नहीं जुड़ पाई हैं, तो हम आगे चलते हैं और बुलाते हैं हमारे अगले प्रतिभागी, कक्षा 8, झांसी, उत्तर प्रदेश से सृष्टि आर्या। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका स्वागत है। आपका विषय है रामायण का मेरा प्रिय पात्र। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ सरस्वती के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नाम सृष्टि आर्य है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ और भूगर्स पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ तथा मैं झांसी, उत्तर प्रदेश की निवासी। जैसे कि आज का मेरा विषय है रामायण में मेरा प्रिय पात्र। तो वैसे तो मुझे बहुत दिन हो गए हैं रामायण को पढ़े। दरअसल मैंने रामायण कभी पढ़ी नहीं, बल्कि मैंने सुनी है रामायण, और उसके आधार पर मेरे प्रिय पात्र हैं राम जी, क्योंकि मैंने उनके बारे में सबसे ज़्यादा सुना है। और अब मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ कि क्यों वे मेरे प्रिय पात्र हैं। पहली बात तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि अभी नवरात्रि के दिन गुजरे हैं और आज दशहरा है, और हम जानते हैं कि दशहरा को राम जी ने रावण का वध किया था और लंका में आग लगाई थी। और ये इस घटना को मैं घटना नहीं कहना चाहूँगी, बल्कि इस इंसिडेंट को हम लोग बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत मानते हैं, क्योंकि उस समय राम जी ने रावण को जलाया था। और इसको इसलिए बुराई के ऊपर अच्छाई मानी जाती है क्योंकि जैसे कि हम सभी जानते हैं रावण बहुत ज्ञानी था, लेकिन वह इतना अच्छा नहीं था क्योंकि वह गलत काम करता था, लेकिन राम जी ने उसका वध किया। तो एक एग्जाम्पल तो ये हो गया कि राम जी ने क्यों रावण को मारा, इसलिए क्योंकि रावण एक बुरा पात्र था। और इसलिए जैसे कि हम सभी जानते हैं जो हमारे पसंदीदा पात्र होते हैं वे किसी कारण से हमारे पसंदीदा होते हैं।
और इसी यह एक पहला कारण है क्यों राम जी मेरे पसंदीदा पात्र है, क्योंकि जैसे ही मुझे ये विषय का टॉपिक सुनाई दिया तब मुझे राम जी ही मेरे मन में आए कि आज दशहरा है और मैंने दशहरा के बारे में कुछ अभी अभी ही पढ़ा था, इसलिए राम जी मेरे पसंदीदा पात्र हैं। और दूसरा कारण क्यों राम जी मेरे पसंदीदा पात्र हैं वह इसलिए कि राम जी मुझे लगता है हमेशा सारी गतिविधियों में और सारी हम कह सकते हैं फीलिंग्स में इन्वॉल्व रहते हैं। वे एक बहुत ही अच्छे पात्र हैं जिनसे हमें सीखने को मिलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम हमेशा जीवन में और इस दुनिया में अच्छे रह सकते हैं, चाहे हमारे आसपास कितनी भी बुराइयां हो लेकिन हम सदा अच्छे नेत्र और मैं कह सकती हूँ स्ट्रांग रह सकते हैं। बस यही मैं कहना चाहूंगी राम जी के बारे में। उनके बारे में बहुत कुछ वैसे तो मैं कहना चाहूंगी क्योंकि वे एक ऐसे पात्र हैं रामायण के जिनमें मुझे बहुत डाइवर्सिटी नजर आती है हर चीज में, जैसे कि मैंने अभी अभी बताया उनमें हर एक फीलिंग नजर आती है, इसलिए राम जी मेरे पसंदीदा पात्र हैं। बस यही मेरी प्रस्तुति थी, धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी थी। आपने हमारे बीच में बताया कि आपको रामायण में श्री रामचंद्र जी बहुत ही प्रिय थे, पात्र के रूप में थे, क्योंकि उनके कार्य जो थे काफी बड़े थे। जो रावण था वो एक ज्ञानी राजा था, परंतु उसके अंदर अहंकार आ गया था, जिसके कारण उसका वध करना आवश्यक था और उसके वध के साथ ही विजयदशमी मनाई जाती है। आपकी प्रस्तुति सुंदर थी। अब आगे चलते हुए हम हमारे आज के तीसरे प्रतिभागी को बुलाते हैं। आज के हमारे तीसरी प्रतिभागी हैं अमेठी उत्तर प्रदेश से कक्षा 4 की यशस्वी बहन। क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज आ रही है। आपका विषय है टेलीविजन में मेरा प्रिय सीरियल। जी धन्यवाद दीदी। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मैं कोटिशा प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम यशस्वी है, मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सेठ आनंद राम जयप्रिया स्कूल है। मैं गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से हूँ। जैसे कि आज त्वरित भाषण कार्यशाला है तो मेरा विषय टेलीविजन का मेरा प्रिय सीरियल। वैसे तो मैं सीरियल देखती नहीं हूँ, जब मेरी मम्मा देखती हैं तभी मैं देखती हूँ। वैसे मुझे सीरियल के नाम भी नहीं पता और मैं ज्यादातर सीरियल भी नहीं देखती। तो मैं कार्टून्स वगैरह देखती हूँ लेकिन मैं सीरियल्स नहीं देखती। कार्टून्स में मुझे हनी बनी का गोलमाल ज्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें जो एक हनी होता है और जो वो बहुत मतलब पागल होता है, तो उसमें जो मुझे इसीलिए उसमें फनी टाइप्स में होता है, तो जब मैं बोर भी होती हूँ तो भी मैं उसे देखती हूँ। तो और बस हनी बनी मेरा फेवरेट है और डोरेमोन भी मेरा फेवरेट है। थैंक यू। जी बहन, आपकी प्रस्तुति अच्छी थी। आपने हमें बताया कि आपको सीरियल देखना पसंद नहीं है, पर आप कार्टून देखती हैं और आपको कार्टून में डोरेमोन और हनी बनी पसंद है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हमारे कार्यक्रम की आज की अगली प्रतिभागी ओजस्वी अमेठी उत्तर प्रदेश से कक्षा 6 की छात्रा। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। आपका स्वागत है। आपका विषय है कन्या पूजन के लिए लड़कियों की मांग। जी दीदी, क्या आप मेरा विषय दोबारा दोहरा सकते? जी, कन्या पूजन के लिए लड़कियों की मांग। जी धन्यवाद दीदी। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को मैं नमन करती हूँ। मेरा नाम ओजस्वी है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल है। मैं गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे त्वरित भाषण कार्यशाला हो रही है और आज का मेरा विषय है कि कन्या पूजन में लड़कियों की मांग। तो फिर जैसे कि कन्या पूजन नवरात्रि में होती है, हम सभी जानते हैं। तो लेकिन जो हमारे समाज में होता है लड़की पैदा होने पे, तो वो बहुत गलत चीज़ है। और फिर जो लोग आते हैं घर में कि मतलब हमारे घर में कन्या पूजन है, आप अपनी बेटी को भेज दीजिएगा इतने समय। ये अक्सर जगहों पे होता है, हर जगहों पे होता है इनफैक्ट। तो ये
बहुत जगह पे होता है। तो जो कन्या पूजन की माँग होती है, तो लोगों को ये भी देखना चाहिए कि वो अपने खुद के घर में क्या कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी लड़कियों से काम करवाते हैं छोटे पर से ही, लेकिन लेकिन मेरे घर में ऐसा नहीं है। मैं मेरी मम्मी मुझसे कोई काम नहीं करवाती, वो मुझसे सिर्फ़ एक ही काम करने को कहती है, वो है पढ़ाई। तो उन्होंने मुझसे आज तक सिर्फ़ पढ़ाई के लिए कहा है और वो मुझे ज़्यादा जगहों पे भेजते भी नहीं है कन्या पूजन के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग आते हैं कन्या पूजन के लिए बुलाने। कुछ लोग अष्टमी को करते हैं, तो कुछ लोग नवमी को करते हैं। जैसा कि हवन सिर्फ़ नवमी को नहीं होता है, तो हवन होने से पहले जहाँ तक ज़्यादातर लोग कन्या पूजन करते हैं, तो हवन लोग अष्टमी या नवमी के दिन ज़्यादा करवाते हैं, मतलब नवरात्रि के 8वें या 9वें दिन। तो फिर जो ये होता है, तो उसी से पहले कन्या पूजन के लिए बहुत सारे लोग आते हैं और मतलब जैसे अगर गली मोहल्ले में ज़्यादा लड़कियाँ नहीं हैं, तो फिर बाद में घर में डिस्कशन ये भी होते हैं कि अब तो कोई ज़्यादा कन्याएँ ही नहीं मिलती हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि हम कन्या पूजन कर रहे हैं, नवरात्रि आएगी, तो हम अपने घर में क्या कर रहे हैं? तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद एवं शुभ जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी थी। आपने हमें अपनी बातों से ये बताया कि कन्या मतलब नवरात्रियों से पहले तो लोग घर में अगर लड़की का जन्म होता है तो ये मानसिकता रखते हैं कि लड़की हम पर बोझ है। परंतु कन्या पूजन के समय उनको लड़कियों की आवश्यकता होती है, क्योंकि उस समय वो कन्या पूजन के लिए लड़कियों को देवी के रूप में पूजते हैं। परंतु जिस समय वो जन्म लेती है उस समय ये मानसिकता पता नहीं कहाँ चली जाती है। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री आकाश सारस्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से 2 पंक्तियों के साथ सर आपको आमंत्रित करती हूँ। पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, ये पंक्तियां आपकी सीखों से भरपूर हैं। ये पंक्तियां आपकी सीखों से भरपूर हैं। इस पलट पर हमको उत्तेजित कर, इस पलट पर हमको उत्तेजित कर, जीवन में कुछ करने को प्रेरित कर। ये पंक्तियां तो महत्वपूर्ण हैं, ये पंक्तियां तो महत्वपूर्ण हैं। जी सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय रेणु। बाल प्रहरी के 600वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई इस कार्यशाला में, जो कि 777वां कार्यक्रम है, इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय शशि, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय हर्षिता और अध्यक्षता कर रही प्रिय रुचि, और इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय रेणु। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगी एवं अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन, समाज सेवीगण, अभिभावकगण एवं प्रिय बच्चों। त्वरित भाषण कार्यशाला एक दिमाग का कसरत कराने वाली कार्यशाला। बाल प्रहरी की कार्यशालाओं में सबसे मुश्किल कार्यशाला, जबकि आपको तात्कालिक विषय पर विचार करने होते हैं। इस कार्यशाला में आज बच्चे प्रतिभा कर रहे हैं, बेहतरीन संचालन कर रहे हैं और मनोभाव भी उजागर हो रहे हैं। वास्तव में कन्या पूजन में सबसे ज्यादा रुचि बच्चों की पैसों में ही रहती है। कितनी धनराशि का एकत्रीकरण कौन करे, और बड़े समसामयिक विषय है। कन्या है नहीं, कन्याओं की संख्या कम होती जा रही है, कन्या किसी की पसंद नहीं है, और नवरात्रों में कन्याओं की याद आती है। बहुत बड़ी सामाजिक विसंगति है, सामाजिक कुरूपता है, और ये बताता है कि हम कैसी दोगली मानसिकता में जीवन निर्वाह कर रहे हैं।
निश्चित रूप से इस पे विचार करने की जरूरत है, सोचने समझने की जरूरत है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों होती चली आ रही है। आज बड़ा महत्वपूर्ण है पर्व है भारतीय संस्कृति का, बुराई पर अच्छाई की विजय। कौन सी बुराई? हमारी अपनी बुराइयां। कौन सी अच्छाई? जो हमारी अंतरात्मा हमें संकेत करती है, इंगित करती है। जिसकी अंतरात्मा जागृत है वो जीवन में बुराइयों से प्राय बचा रहता है, और जिसकी अंतरात्मा जागृत नहीं है वो बुराइयों में डूबा रहता है। वास्तव में सुचितापूर्ण व्यवहार, व्यसन मुक्त जीवन निर्वाह और सच चरित्रता किसी भी समाज की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है, और जो इनका पालन करते हैं वो निश्चित रूप से बहुत आगे जाते हैं। आत्म चिंतन का विषय, आत्म विश्लेषण का समय, ये वर्ष में 2 बार हमें नवरात्रियों में मिलता है, और निश्चित रूप से जो इस चिंतन और विश्लेषण में सफल होते हैं वो जीवन में भी सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजन और समस्त बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को सहयोग करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। करनी कथनी में एक रूपता निश्चित रूप से हमें जीवन में आगे बढ़ाता है। पाठ्यक्रम के इतर पुस्तकों का पढ़ना, चाहे वो सामान्य ज्ञानी की पुस्तकें हो, चाहे वो महापुरुषों की जीवनियां हो, चाहे वो साहित्य की पुस्तकें हो, व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। प्यारे बच्चों, सुचितापूर्ण जीवन, सच्चे चरित्रता के साथ रहते हुए व्यसन मुक्त जीवन का निर्वाह न केवल प्रगति के पथ खोल देता है, अपितु जीवन में आगे बढ़ने में बहुत सहायक होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी को विजयदशमी की बधाई देते हुए, भारतीय संस्कृति के बहुत बड़े उत्सव की बधाई देते हुए, और इस आशा विश्वास के साथ कि हम निश्चित रूप से अपनी अंतरात्मा के बल पर अपनी बुराइयों पर, स्वयं की बुराइयों पर विजय पाएंगे, स्व अनुशासन में जीवन निर्वाह करेंगे, और अंत में कबीरदास जी की 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न होए, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका आभार। आप सदैव इस पटल पर अपने मीठी मधुर वाणियों से, आपके इस आशीष वचनों से हमें इस बात के प्रति जागरूक करते हैं कि हमें अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों के साथ साथ अन्य पुस्तकों का भी अध्ययन करना चाहिए। साथ ही साथ आज आपने हमें यह बात बताई कि रावण के पुतले को जलाने से ही केवल कुछ नहीं होगा, जब तक हम अपने अंतरात्मा, अंदर की बुराइयों को समाप्त नहीं कर देते। इसके लिए हमें अपनी अंतरात्मा को जागृत करना होगा। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज की हमारी 5वीं प्रतिभागी टनकपुर चंपावत से नीलाक्षी कॉलोनी, जो कि कक्षा 6 की छात्रा है। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका स्वागत है। आपका विषय है आप पूर्णागिरि मंदिर अवश्य जाएं। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कॉलोनी है। मैं कक्षा 6 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर, जिला चंपावत है। एवं जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज त्वरित भाषण कार्यशाला है, तो कार्यशाला की मुख्य अतिथि डॉक्टर शशि जोशी मैम, बाजपुर उधम सिंह नगर से। मैम, आपको मेरा सादर प्रणाम। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि मेरी बहन हर्षिता जोशी, कक्षा 6, उधम सिंह नगर नानकपत्ता से। एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता करती हुई मेरी बड़ी दीदी रुचि जनौटी,
कक्षा 8 अल्मोड़ा से एवं कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी रेणु ओझा कक्षा 11 खटीमा उधम सिंह नगर थे। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, मेरा विषय है आप सभी पूर्णागिरि मंदिर जरूर जाएं। तो मैं टनकपुर में रहती हूँ और टनकपुर से पूर्णागिरि मंदिर जाने का रास्ता है, तो हम सभी को पूर्णागिरि मंदिर जाना चाहिए क्योंकि अभी नवरात्रियां चल रही थी। तो पूर्णागिरि मंदिर में ना नवरात्रियों के टाइम में बहुत मेला आता है, बहुत दूर-दूर से लोग आते हैं मंदिर जाने के लिए क्योंकि सब मंदिर में अपनी मन्नतें मांगते हैं और वो मन्नतें उनकी पूरी होती हैं, तो वो पूर्णागिरि मंदिर आते हैं। तो आप सभी को भी पूर्णागिरि मंदिर एक बार तो अवश्य जाना चाहिए क्योंकि पूर्णागिरि मंदिर जाके हमारी जो हमने मांगा होता है, हमारी मन्नतें पूरी होती हैं। और माता के मंदिर में तो मन्नतें मांगने के लिए नहीं, माता के मंदिर में तो हमें ऐसे भी जाते ही रहना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमको सब कुछ दे रखा है, तो हम माता को कैसे भूल सकते हैं। एवं नवरात्रि में तो वहाँ बहुत भीड़ रहती है, नवरात्रि में तो हमें चलने के पाँव रखने की भी वहाँ जगह नहीं मिलती है। तो अगर आप नवरात्रि में आपको हमें पूजा-पाठ करानी है, तो हम नवरात्रि में नहीं, उससे पहले या उसके बाद हम जा सकते हैं क्योंकि नवरात्रि में पूजा-पाठ नहीं हो पाती है क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ होती है, बहुत मेला आया होता है इसलिए। तो कभी भी जाएँ तो हमें नवरात्रि में भी जा सकते हैं, लेकिन अगर हमें पूजा-पाठ करानी है, तो हमें नवरात्रि से पहले या बाद में जाना होता है। तो अब मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए बस इतना कहूँगी कि हम सभी को पूर्णागिरि मंदिर ज़रूर जाना चाहिए क्योंकि माता ने ही हमको सब कुछ दे रखा है, तो हम माता को कैसे भूल सकते हैं। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बेहद ही सुंदर थी। आपने बिल्कुल सत्य कहा। जिस ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, उसके दर पे केवल मन्नत मांगने के लिए नहीं जाना चाहिए, बल्कि कभी-कभी उसके दर पे यूँ ही शीश भी नवाना चाहिए। और आपने हमें बताया कि पूर्णागिरि मंदिर में नवरात्रि के टाइम पे काफ़ी मेले के कारण भीड़ होती है, जहाँ कदम रखने की भी जगह नहीं होती है। तो और परंतु जो दृश्य होता है, वो काफ़ी मनमोहक होता है। तो इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे आज के अगले प्रतिभागी कक्षा 7 से मेरे भाई इधांत जोशी देवीधुरा चंपावत से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? इधांत जोशी भाई? शायद वो किसी कारणवश हमारे बीच नहीं जुड़ पाए हैं। हम आगे चलते हैं और मैं बुलाती हूँ हमारे आज की अगली प्रतिभागी मेरी बहन रेशमी बाड़मेर राजस्थान से कक्षा 9 की छात्रा। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। बहन आपका स्वागत है। आपका विषय है जी रेणु जी, आपका नेट काम कर रहा है? रेणु जी सर। हाँ जी सर। जी। आपका विषय है मेरे प्रिय शिक्षक। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम माँ शारदे को मेरो प्रणाम। मैं रेशमी कक्षा 9 की छात्रा रेडियम पब्लिक स्कूल गुड़ा मलानी बाड़मेर राजस्थान से। सर्वप्रथम आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपने बताया कि मेरे प्रिय शिक्षक, मैं इस पे अपनी प्रस्तुति देने जा रही हूँ। जैसे कि शिक्षक तो हमारे प्रेरणा स्रोत, प्रेरणादायक और हमारे एक रूप से साथी होते हैं। मेरे प्रिय शिक्षक श्री संजय कुमार, जो हमारे पूर्व शिक्षक हैं। जैसे कि शिक्षक की कई विशेषताएं होती है जिनकी वजह से वो हमें अच्छे लगते हैं या फिर हमारे प्रिय होते हैं। उनका पढ़ाने का तरीका, उनका बच्चों के साथ व्यवहार, यही सब हमें उन्हें प्रिय शिक्षक मानने के लिए बाधित करता है। जैसा कि मैंने बताया, मेरे प्रिय शिक्षक की यही विशेषता है कि उनका पढ़ाने का तरीका, उनका बच्चों के साथ प्रेम, इन्हीं कारण वो मेरे प्रिय शिक्षक हैं। मैं अपने प्रिय शिक्षक के बारे में बस यही कहना चाहूंगी। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी। आपने इस पटल पर अपनी प्रिय शिक्षक के बारे में अपनी विचार भावनाओं को प्रस्तुत किया।
अब हम आगे चलते हैं और मैं बुलाती हूँ हमारे आज के अगले प्रतिभागी अल्मोड़ा से कक्षा 2 की नन्ही साथी प्राची जोशी। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका स्वागत है। आपका विषय है नवरात्रि में कन्या पूजन में मिलते हैं पैसे। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम प्राची जोशी है, कक्षा 2 से। आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि मेरा शीर्षक है नवरात्रि में मिलते हैं पैसे। तो जैसे कि नवरात्रि होती है, वहाँ पे बहुत सारे मतलब कि पैसे मिलते हैं, और जैसे कि पेंसिल, इरेजर, ऐसे ही चिमटी वगैरह, ऐसे ही हमें प्यारी प्यारी वस्तुएं मिली जाती हैं। नवरात्रि में माँ की बड़ी बड़ी पूजा करवाई जाती है, और वहाँ बहुत घरों में कन्या पूजन कराई जाती है, और वहाँ पे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। किसी को 20 रुपए के, किसी को 100 रुपए के, किसी को 10 रुपए के, और किसी को 50 रुपए। ऐसा ही वहाँ होते रहता है, और सभी बहुत खुश रहते हैं। और वहाँ पे बहुत सारी कन्याएं आती है, उनके पैर भी धोते हैं और उनको खाना खिलाया जाता है। किन किन घरों में रायता भी बनता है, हलवा बनता है और खीरें बनती है। वहाँ की सभी दावत बहुत ही अच्छी होती है, टेस्टी भी बोल सकते हैं। और वहाँ पे हम बहुत सारा खाना खाते हैं। हमें वहाँ चिमटी मिलती है, बहुत सारी प्यारी प्यारी और सुंदर वस्तुएं मिलती हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बेहद ही सराहनीय और मनमोहक थी। बिल्कुल आपके प्रस्तुति से ऐसा छलक रहा था, आपने मेरे बचपन के दिन मुझे याद दिला दिए। हम बेशक इतना खुश हुआ करते थे जब कंजक खाने जाया करते थे, कन्या पूजन के लिए जाते थे, और हमें ऐसा लगता था अब हमें पैसे मिलेंगे। चिमटी, इरेजर वगैरह वगैरह ये चीजें प्यारी प्यारी लगती थी। यह बातें तो अलग, इसके साथ जब कन्या पूजन में हमारे पैरों को धोया जाता था और सर पर चूनर उड़ाई जाती थी, तो काफी अच्छा हमें लगता था। आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी और काफी सराहनीय थी। अब आगे बढ़ते हुए मैं हमारी आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर शशि जोशी मैम, बाजपुर उधम सिंह नगर से। मैम, मैं आपको 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी। कदम आगे बढ़ाया है, पीछे नहीं मुझे करना। कदम आगे बढ़ाया है, पीछे नहीं मुझे करना। शिक्षक का साथ है अगर तो मुझे नहीं है डरना। शिक्षक का साथ है अगर तो मुझे नहीं है डरना। शिक्षक वो छड़ी है जो लाचारी में काम आती है। शिक्षक वो नैया है जो नदियां पार कराती है। शिक्षक वो नैया है जो नदियां पार कराती है। ऐसी ही शिक्षिका का आज इस पलट पर आगमन हुआ है। ऐसी ही शिक्षिका का आज इस पलट पर आगमन हुआ है। उनके आशीष वचनों की आवश्यकता का अब हमें आभास हुआ है। मैम, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा रेनू। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। तो सबसे पहले आदरणीय आकाश सारस्वत जी, जो लगन और निरंतर सक्रियता की प्रतिमूर्ति हैं, अनुकरणीय व्यक्तित्व हैं हमारे बीच में, मैं सादर नमन करती हूँ। और आदरणीय उदय किरौला सर, उनको हेड्स ऑफ, कोटि नमन कि इतने लंबे समय से मैं सोचती हूँ अनवरत आज ये 777वां ऑनलाइन कार्यक्रम चल रहा है, और इसके अलावा ऑफलाइन कार्यक्रम तो कितने होंगे गिनती ही नहीं है। तो आप निरंतर बच्चों के बारे में सोचते हैं, उन्हें मंच देते हैं, आपको मेरा सादर प्रणाम है। और मैं
उम्मीद करती हूँ कि आपसे ये जो बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं, जीवन पर्यंत इनके साथ इनकी जो आप मंच दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, ये शिक्षाएँ इनके साथ चलेंगी। इसके साथ ही हमारे बीच में श्याम सर हैं जो अहमदाबाद गुजरात से हैं, उनको भी मेरा प्रणाम है और अशोक कुमार सर हैं, विनोद आर्य सर हैं, आप सभी और इसके अलावा जितने सम्मानित गण जुड़े हुए हैं सभी को और कार्यक्रम का सभी को मेरा प्रणाम है। कार्यक्रम का बहुत सफल, सुंदर संचालन कर रही रेणु ओझा बेटा को बहुत प्यार और साथ में आज की विशिष्ट अतिथि हर्षिता जोशी और अध्यक्षा रुचि जनौटी। तो मैं पहले तो रेणु ओझा के लिए 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी अपनी कि उम्मीदों का सफर है, उजालों पर नजर है। उम्मीदों का सफर है, उजालों पर नजर है, कई बदलेंगे मंजर, कई बदलेंगे मंजर, अभी शुरुआत भर है, अभी शुरुआत भर है। तो बच्ची का मैं हतप्रभ हूँ और अनिर्वचनीय कहना चाहिए वो देख करके सभी बच्चे इतने छोटे-छोटे बच्चे जुड़ रहे हैं। इसमें एक पहले कक्षा 4 की एक छात्रा जुड़ी थी, मैंने नाम नोट किया था, उस बच्चे का नाम है यशस्वी। तो मुझे लगा कि इतनी छोटी बच्ची और त्वरित भाषण कार्यशाला में प्रतिभाग कर रही है, मतलब कितनी एक्सरसाइज हो रही है बच्चे की। फिर आई एक दूसरी बच्ची उससे भी छोटी, कक्षा 2 की वो बच्ची और उसका नाम शायद मैंने कहीं ये नोट किया हुआ था क्लास 2 की अभी ये प्राची जोशी शायद अल्मोड़ा से जुड़ी थी अभी, जो कन्या पूजन में मिलते हैं पैसे बच्ची बता रही थी। तो सर ने जो मंच किरौला सर ने जो मंच दिया है, यहीं से इनके जो सीखने की प्रक्रिया है, ये शुरू हो गई है। मंच सँभालना, किसी विषय पर तत्काल बोलना और अपने मतलब अतिरिक्त ये सोचना। मैं अभी जो इसका संचालन कर रही हैं रेणु जी, मैं देख रही थी बेटा रेणु को कि ये बिल्कुल जो जहाँ से बच्चे प्रतिभा कर रहे हैं, उन्हीं के अनुसार ये जो विषय है वो दे रही है। जैसे टनकपुर की एक बच्ची थी नीलाक्षी, तो आप पूर्णागिरी अवश्य जाएँ विषय दिया था, क्योंकि वो टनकपुर से बिल्कुल नज़दीक है पूर्णागिरी, तो विषयानुरूप जो है मतलब जैसे बच्चा है जहाँ का, उसी तरह से विषयों का चयन करना, अपने आप में बहुत जो है ये प्रशंसनीय, सराहनीय कहा जाएगा। कि एकदम से निर्णय लेना और सोचना, ये वाक़ई अपने आप में अद्भुत है। और जैसा सारस्वत सर ने कहा था कि एक दिमागी कसरत होती है कार्यशाला और ख़ास तौर से त्वरित भाषण कार्यशाला। क्योंकि बच्चों मैं कविताएँ लिखती हूँ और कविताओं की भाषा में बात करती हूँ ज़्यादा, तो बीच-बीच में कविताएँ आती रहती हैं। तो सर ने जैसा कहा था जब सारस्वत सर बोल रहे थे, मुझे याद आ रहा था एक डॉक्टर कुंवर बेचैन जो अब हमारे बीच में नहीं हैं, उनकी बहुत सुंदर पंक्तियाँ थी कि जब हमें एक्सरसाइज़ करनी पड़ती है, जब हम सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं, तो वो ये कहते हैं कि जो ये हर्डल्स होती हैं, ये जो बाधाएँ होती हैं, जो चुनौतियाँ हमारे सामने होती हैं, हमें मजबूत करती हैं। तो उनकी 4 पंक्तियाँ मैं सभी बच्चों के लिए कहना चाहूँगी कि चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया और पत्थर को बुत की शक्ल में लाने का शुक्रिया। बुत यानी मूर्ति, जब मूर्ति बनाई जाती है तो पत्थर तोड़-तोड़ करके उस पर हथौड़े का प्रहार होता है, तो तब जाकर एक मूर्ति तैयार होती है। तो चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, पत्थर को बुत की शक्ल में लाने का शुक्रिया और जागा रहा तो मैंने कई काम कर लिए। कोई कहता है कि भई रात भर नींद नहीं आई, ये उपाय किया, वो दवाई खाई, वो किया। लेकिन कवि क्या कहते हैं? उनकी सोच कितनी सकारात्मक है, ये देखिए कि जागा रहा तो मैंने कई काम कर लिए, ऐ नींद तेरे आज ना आने का शुक्रिया। वो नींद नहीं आ रही तो धन्यवाद कर रहे हैं कि कम से कम कुछ लिख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं। ये सोचकर परेशान नहीं हैं कि कैसे सोऊँ, कैसे नींद आए, बल्कि जो समय है, जैसा समय है, उसका सदुपयोग कर रहे हैं। इसी जो गज़ल है, इसमें अगली लाइन आती है, हर बच्चा ध्यान से सुने कि आती न तुम, तो मैं क्यों बनाता ये सीढ़ियाँ। आती न तुम, तो मैं क्यों बनाता ये सीढ़ियाँ, दीवारों मेरी राह में आने का शुक्रिया, दीवारों मेरी राह में आने का शुक्रिया। मतलब जब हमारे सामने जब ऊपर जाने का प्रश्न होता है, दीवार लग जाती है,
तो हम फिर सीढ़ी बना करके अपना रास्ता तय करते हैं। तो जितनी बाधाएँ आती हैं, उनको चीर-चीर करके आगे बढ़ना है। इसमें बहुत सारे बच्चे जो प्रतिभा कर रहे थे, मैं सभी को ध्यान से सुन रही थी और उनके बोलने में भी मैं देख रही थी कि कितनी मैच्योरिटी, कितना सोच समझ करके बच्चे उसी समय, उसी टॉपिक पर बोल रहे हैं। एक सबसे अच्छी बात जो मुझे यहाँ पर वो लगी, जो नियम बताए गए थे, वो उसने रेणु ने उसको एक्सप्लेन किया था, उसका पूरी व्याख्या भी की थी कि किसी भी तरह से त्वरित भाषण पर जो विषय दिया जाएगा, उसमें किसी को भी हस्तक्षेप नहीं करना है। यानी आप पूरा जो है पूरे आत्मविश्वास से जो सोचना है स्वयं सोचिए कि जब हमें सहारा मिलता है ना, बैसाखी मिलने लगती है, तो हम उसी पर आश्रित हो जाते हैं। हमें कोई जो है पेरेंट्स बता रहे हैं, कोई दूसरा व्यक्ति बता रहा है। अब जब कहीं से सहारा नहीं मिलेगा, बच्चा खुद से सोचेगा, अपने दिमाग से सोचेगा कि मुझे क्या करना है, क्या बोलना है इस विषय पर। तो इतना इतना सुंदर प्रयास किरौला सर का, तो मैं तो इन्हें रोज़ ही लिखती हूँ कि आपको हैट्स ऑफ है मेरी ओर से। अगर आपको मतलब कहाँ-कहाँ, कोने-कोने में मैं देख रही हूँ कि बच्चे आए हुए हैं। बच्चे जुड़ा है राजस्थान से, बच्चा जुड़ा है चंपावत से, इवन यूपी से, अ, हर कोने से बच्चा जुड़ रहा है। तो आप मतलब कितने दिए जला रहे हैं, आप जो है निस्संदेह इतना स्तुत्य कार्य कर रहे हैं, जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और ये इसमें जो जितने प्रतिभागी बच्चे हैं, सारे बच्चों को मेरा बहुत-बहुत आशीर्वाद है कि इसी तरह से आप पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और जीवन में सफलता प्राप्त करते रहें और आप सभी को विजयदशमी पर्व की मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। इसी प्रकार हमारे अंतस में जैसे सारस्वत सर ने कहा था कि क्या है, हम अपनी अंतरात्मा में देखें, जो हमारी अंतरात्मा कहती है, वो सही हमें जवाब देती है, दोहरा चरित्र हमारा ना हो, क्योंकि दोगलापन हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। हम कुछ और भीतर से, कुछ और बाहर से, ये नहीं, जो भीतर वो बाहर। हमारी अंतरात्मा हमेशा सही के लिए सजेस्ट करती है हमें, क्योंकि कोई बच्चा अगर ये प्लानिंग करता है झूठ बोलने के लिए, तो ऑटोमैटिकली उसकी हार्ट बीट्स बढ़ जाएगी। तो यानी अंतरात्मा मना करती है भई कि झूठ नहीं बोलना है, ये गलत नहीं करना है। उसी अंतरात्मा के आवाज़ पर हमको चलना है, परिश्रम करना है और निश्चित रूप से ये सारे बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे जो आज इसमें प्रतिभा कर रहे हैं, कल को एक निश्चित एक बहुत बड़े जो है प्लेटफ़ॉर्म पर ये मुझे खड़े मिलेंगे और इसमें एक बहुत बड़ा योगदान ये इन कार्यशालाओं का रहेगा। फिर से मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और सभी बच्चों को बहुत-बहुत आशीर्वाद और जो मंच से जुड़े हैं, सभी को मेरा साधुवाद, सादर नमन। जी मैम, आपका आभार। मैं बस यही कामना करती हूँ कि आप जैसे शिक्षकों का आशीर्वाद सदा हम विद्यार्थियों के साथ बना रहे। मैम, आपकी कविताएँ, ये पंक्तियाँ काफ़ी प्रेरणादायक थी। आपकी कविताओं से मुझे बहुत पहले से ही प्रेरणाएँ मिलती हैं। आपकी कविताएँ मैं पहले से ही सुनते हुए आई हूँ। इसके लिए आपका आभार। और यूँ ही कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे कार्यक्रम के आज के नवे प्रतिभागी कक्षा 8 अल्मोड़ा से मेरी बहन साक्षी बिष्ट। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। आपका विषय है, यदि मैं अपने स्कूल की प्रधानाचार्य होती। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माँ शारदे को मेरा प्रणाम तथा यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगणों को भी मेरा प्रणाम और सबसे पहले विजयदशमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। मेरा नाम साक्षी बिष्ट है। मैं कक्षा 8 की छात्र गुरु अकेडमी एनटीडी अल्मोड़ा से हूँ। जैसे कि मेरा विषय है, अगर मैं अगर मैं अपने विद्यालय की प्रधानाचार्य होती अगर मैं अपने विद्यालय की प्रधानाचार्य होती, तो मैं प्रधानाचार्य होती तो मैं वहाँ शिष्टाचार बनाए रखती और वहाँ शिष्टाचार बनाए रखती और किसी भी बच्चे को कभी भी बुरा काम करने की प्रेरणा कभी नहीं देती। उन्हें हमेशा हमेशा अच्छी बातें बताती और मुझसे जितना बन पड़ता उन्हें मैं खेलने के हर एक एक्टिविटी सिखाती, खेलना सिखाती, पढ़ना सिखाती और हर चीज़ करती प्रधानाचार्य में और अगर मैं प्रधानाचार्य होती, तो मैं ये कभी नहीं चाहती कि मैं अगर कोई गलत निर्णय ले लूँ, तो मैं ये चाहती कि मेरे बच्चे या मेरे छोटे बच्चे या कोई भी शिक्षिका मुझे कहे कि आप ये गलत डिसीज़न ले रहे हो, तो इसको सही करो। क्योंकि कहीं न कहीं प्रधानाचार्य भी कभी-कभी
गलत हो सकती है और कभी-कभी उनके निर्णय भी गलत हो सकते हैं और प्रधानाचार्य होने में और प्रधानाचार्य बन के मैं बच्चों को जितनी अच्छी बातें बता सकती हूँ, उतना मैं करती। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर थी। आपने अपनी प्रधानाचार्य होने के बाद आप क्या करते उसे बेहद ही सुंदर तरीके से हमारे बीच में प्रस्तुत किया। आपने विद्यार्थियों के हितों के लिए काफ़ी कुछ सीखा और यहाँ पे आपने ये बात भी कबूला कि अगर मेरी कोई गलती होती है तो किसी और अन्य व्यक्ति को यह हक है कि वो मुझे बता सके कि मेरी गलती यहाँ पर है, क्योंकि अपनी गलती को स्वीकार करना सबसे बड़ा काम है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हमारे आज के अंतिम 10वें प्रतिभागी जो कि सोनाक्षी रावत कक्षा 7 राणाकोट टिहरी से है, मैं इनको आमंत्रित करती हूँ। बहन क्या आप उपस्थित हैं? सोनाक्षी रावत बहन क्या आप उपस्थित हैं? शायद किसी कारणवश ये हमारे बीच जुड़ नहीं पाई हैं, तो हम आगे चलते हैं और मैं इस पटल पर जुड़े श्री श्यामपलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी गुजरात अहमदाबाद से, सर को 2 पंक्तियों के साथ मैं इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ। कांटों के बीच रहकर भी गुलाब महकता है, कांटों के बीच रहकर भी गुलाब महकता है, हजार संघर्ष के बाद कोयले से हीरा निकलता है, हजार संघर्ष के बाद कोयले से हीरा निकलता है। इसी तरह जीवन की कठिनाइयों से लड़कर मनुष्य अपनी छाप दूसरों के हृदय में छोड़ता है। सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। प्रिय रेणु ओझा, आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन, और जैसा आपने बताया आपका दूसरा अवसर था संचालन का, मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ कुशल संचालन के लिए, सुंदर संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन। और संचालन उन्हीं बच्चों को मिलता है जो उसके लिए सहर्ष तैयार होते हैं, और संचालन ऐसे बच्चे जो मांग कर संचालन लेते हैं। मुझे संचालन का अवसर दिया, बड़ा जिम्मेदारी भरा काम संचालन, पूरे मंच को संभालना पड़ता, तो मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ कुशल संचालन के लिए, आत्मविश्वास भरे संचालन के। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपनी प्रस्तुति दें। आप तो काफी बता चुके हैं, बोल चुके हैं, अपने आप के बारे में भी पता है। आपको मैं विषय देता हूँ। ओझा, आपका सरनेम ओझा है, ओझा सरनेम के बारे में बताइए। जी सर, ओझा, जैसे कि आपने बोला कि मेरा सरनेम ओझा है, पर इसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा जानकारी है नहीं, क्योंकि मैंने कभी जानने की इच्छा जाहिर नहीं की है कि ओझा मतलब क्या है। बट इस सरनेम से मुझे ये पता चला है कि पहाड़ियों में जैसे बहुत सी कास्ट होती है, तो उनमें से एक कास्ट ये ओझा है, और इसे पंडित की उपाधि के रूप में भी मतलब माना जाता है। ये कहा जाता है कि ओझा जो कास्ट होती है, ओझा कास्ट वाले लोग पंडित होते हैं। तो जब भी मतलब कोई बोलता है कि तुम ओझा हो, यानी कि पंडित हो, तो पूजा पाठ वगैरह करते होगे, ये बात बोलते हैं, तो मुझे तभी इतना ऐसा ही आइडिया है। बट मैंने क्योंकि कभी इसके बारे में जानकारी लेने की ज़रूरत वो नहीं समझी, बट मुझे ऐसा लगता है कि सरनेम से हमारी पहचान नहीं होती, बल्कि हमारे कामों से हमारी पहचान होती है। और मैं चाहती हूँ कि कभी भी मेरा सरनेम मेरी पहचान ना बने, और अपनी पहचान मैं खुद बनाऊं। और अपने सरनेम के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुत है, आपने प्रयास किया। आपको सरनेम के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि आप अगर नाम के आगे सरनेम लगा रही हैं, तो आपसे किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी साक्षात्कार में आपके सरनेम के बारे में पूछा जा सकता है कि आपके सरनेम का अर्थ क्या है, आप क्यों लगा रहे हैं इसे, आपने क्या भी इसके बारे में कभी सोचा है? मुझसे IAS के इंटरव्यू में मैं पांडे सरनेम लगाता हूँ, तो पांडे के शब्द के बारे में पूछा विद्वान, वो भारतीय इतिहास के बहुत बड़े जानकार थे, उन्होंने पूछा कि आप पांडे सरनेम क्यों लगाते हैं, पांडे सरनेम का क्या अर्थ है?
तो मुझे तो नहीं मालूम था उस समय, तो उन्होंने कहा बताया कि सद असद बुद्धि विवेकनी इति पंडा, जो जिसमें सत और असत में जो विभेद कर सके, ऐसे बुद्धि वाले व्यक्ति को पांडेय कहते हैं। तो इस तरह से आपसे अगर आप अपने नाम के आगे लगा रही हैं कोई सरनेम, तो आपको अपने नाम का भी अर्थ मालूम होना चाहिए अच्छी तरह, और सरनेम का भी अर्थ मालूम होना चाहिए, क्योंकि आपसे आगे पूछा जा सकता है। बहुत सुंदर प्रयास किया आपने, संचालन तो अच्छा था ही, इसके बारे में, विषय के बारे में आपने अच्छा बताने का प्रयास किया, लेकिन अब सोचिएगा और जानकारी इकट्ठा करिएगा इसके बारे में, मेरी राय यही होगी। आज के हमारी इस त्वरित भाषण कार्यशाला में, जो कि सबसे कठिनतम कार्यशालाओं में से एक है, 13 बच्चों को प्रतिभाग करना था और कुछ बच्चों को छोड़ करके ज्यादा ने प्रतिभाग किया, और सबसे छोटी प्रतिभागी हमारी हमारी प्राची जोशी, जो कक्षा 2 की छात्रा हैं। उनका विषय था नवरात्र में कन्या पूजन पर मिलते हैं पैसे। बच्चों को पैसे मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है, और पैसे जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं। कितने घरों में अष्टमी नवमी को खाना खाने गए, उनको बुलाया गया, उनका पैर धुलाया गया और उनको दक्षिणा दी गई, पूरी तो खिलाई गई, दक्षिणा भी दी। तो ये बड़ा पैसे मिलना बड़ा उसमें बच्चों के मन को हर्षित कर देता। बहुत ही सुंदर विषय था। बहुत प्राची जोशी ने बहुत सुंदर प्रयास किया बोलने का, इसमें बहुत अच्छा बोली, बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। कक्षा 2 की छात्रा हैं और वो नई नहीं इन कार्यशालाओं से जुड़ती रही हैं, और जो भी कार्यशाला रही उसमें बहुत सुंदर प्रतिभा। तो आज के सभी प्रतिभागियों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर प्रतिभाग के लिए, आत्मविश्वास से भरे प्रतिभाग के लिए। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि हमारी हर्षिता जोशी हैं, जो नानक माता पब्लिक स्कूल उधम सिंह नगर से, और उनका विषय दिया गया था इस बार के नवरात्र में मेरी दिनचर्या, इस विषय पर उनको बोला। तो उन्होंने बताया कि कन्या पूजन होता है, कीर्तन होता है, और वो बोर भी हो जाए। बिल्कुल सही बताया कि काफी बोरियत होती, बार बार जाना, कीर्तन भी हो रहा है, बच्चों का बहुत ज्यादा कीर्तन में मन नहीं लगता, और बार बार वही कन्या पूजन हो रहा, पैर धुलाए जा रहे हैं, दक्षिणा दी जा रही है, खाने के लिए कहा जा रहा है, तो काफी कभी कभी बोरिंग भी हो जाता है। लेकिन इसको आप बोरिंग नहीं मानिए, आप इसमें मन लगाइए, उत्साह के साथ उसमें भाग। आप कन्या है, आपको उस पर गर्व करना चाहिए। आज आपका पूजन हो रहा, लोग बुला रहे हैं, आपको देवी के रूप में मान रहे हैं। हर्षिता जोशी को सुंदर प्रस्तुत के लिए मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी रुचि जनोटी करेंगे। कक्षा 8 की छात्रा है, गुरु एकेडमी MTD अल्मोड़ा से। अभी उनको आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्ष वक्तव्य देंगी और साथ ही साथ विषय पर प्रस्तुत देंगी। मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय आशीष जोशी मैडम है, जो राजशेखर कॉलेज बाजपुर उधम सिंह नगर से। और मैडम ने बोलते हुए करोला जी के कार्यक्रमों की पूरी पूरी सराहना की, बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, और संचालन के लिए उन्होंने 4 पंक्तियां भी सुनाई, और इस बात को रेखांकित किया कि इन कार्यशालाओं में संचालन करने वाले बच्चों को मंच संभालना बहुत बड़ी। अब ये तो जैसे हम ऑनलाइन मंच संभाल रहे हैं, कहीं अगर ऑफलाइन मंच संभालना हो तो काफी कठिनाई होती है, वो हमें संभालना आना चाहिए। और उन्होंने विषयों के चयन के बारे में भी करोला जी की प्रशंसा की, सराहना की कि बच्चे के अनुरूप विषय का चयन। जैसे टनकपुर के पास पूर्णागिरी का मंदिर है, तो उसका विषय था कि पूर्णागिरी मंदिर से जुड़ा हुआ विषय, कि आप पूर्णागिरी मंदिर अवश्य। पूर्णागिरी मंदिर मुझे भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं गया हूँ वहां पर, और पैदल 6-7 किलोमीटर चलकर, बहुत अद्भुत मंदिर है।
आदरणीय ने कुंवर बेचैन, जो कि बहुत बड़े गीतकार थे, उनकी 4 पंक्तियां सुनाई और उन्होंने बताया कि कविताएं लिखती हैं और कभी अवसर आएगा हम उनकी कविताएं सुनेंगे। उन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से हमें समय दिया, हमारे बीच बनी हुई हैं, बच्चों की पुस्तकों की सराहना की, अपना प्रेरणादायक बोधन दिया। हम इसके लिए उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया। और मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी नृत्य प्रति जुड़ते हैं और बच्चों को बड़ा प्रेरणादायी बोध उनका मानना है और हम सभी इस बात से सहमत हैं कि सबसे कठिनतम कार्यशालाओं में से एक कार्यशाला है और कन्या पूजन एक समसामयिक विषय है और ये विषय बच्चों को आज कई बच्चों में किसी न किसी रूप में आया है, लेकिन कन्या का के जन्म पर हम हर्षित, बहुत कम परिवारों में हर्ष का माहौल होता है, जहाँ तक विषाद का होता है। कन्या भार समझी जाती है। वही नवरात्र में हम उनकी पूजा करते हैं, देवी पूजन के देवी का स्वरूप मानते। ये हमारी जो दोगली मानसिकता है, इसी के हम शिकार हैं और ये हमें दूर करनी होगी। उसका आदरणीय सरस्वती जी ने आह्वान किया है और बताया कि दशहरा जो है बुराई पर अच्छाई जीत का पर्व है, लेकिन तो भगवान राम ने रावण को मार दिया, एक अहंकारी आदमी, बुरा आदमी मारा गया। लेकिन हम इसको किस रूप में अपने जीवन में कैसे उतारें? हमें अपनी बुराइयों को जीतना हो। हमारे अंदर जो भी बुराई, सबसे बड़ी बुराई ये हो सकती है कि हम जल्दी सुबह नहीं उठते या अपनी दिनचर्या में हम अनुशासित नहीं रहते, बंध नहीं पाते, ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते। जब विद्यालय जाते हैं, बैठते हैं क्लास में, कक्षा में, हमारा हम 100% ध्यान नहीं देते और जब तक यही सब कमियां हमारी, या खाने के प्रति लोभ होता है, आज ये अच्छा मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता, आज ये बन जाता, ये फास्ट फूड मिल जाता, तो ये सब पास्ता है, बहुत सारी चीजें फास्ट फूड में, तो ये इन पर हमारा नियंत्रण रखना, यही हमारी बुराइयां जीवन की, इनको हमें दूर करना, इन्हीं को हमें जीतना ही दशहरा से प्रेरणा है। अगर सासू जी इसलिए कहते हमारी कथनी करने में एक रूपता होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक से लेकर पुस्तकें पढ़नी चाहिए और नियमित सतत अध्ययन तथा स्वयं की बुराइयों को विजय। अगर सरस्वती जी की प्रेरणादायक बोधन के लिए बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता कार्यरत आदरणीय डॉक्टर शोभना जी कुछ दिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व सुना। उनकी सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियां बच्चों का मनोबल बढ़ाती हैं, हमारा मनोबल बढ़ाती हैं। देखिए, उनकी टिप्पणी आ गई, मैं उनके प्रति बहुत उनका नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और वो उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आएंगे, आशीर्वचन भी देंगे। पुरुषा नमन, वंदन, स्वागत और अभिनंदन है आदरणीय नेगी जी का। मित्रों, कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक, उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार है। आदरणीय गंगा सिंह रावत जी, आदरणीय अशोक पंत जी, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, आदरणीय विनोद आर्या जी, आदरणीय हीरा राम जी, आदरणीय ब्रिजमोहन जोशी जी, आदरणीय डॉक्टर रश्मि पांडा मुखर्जी जी कलकत्ता से, आदरणीय सविता वैश्य मैडम कोरीगंज से, आदरणीय उमेश जोशी जी, आदरणीय दीपा कलोनी मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विशेष शिक्षक आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और हमारे कार्यक्रमों को चार चांद लगा देते हैं, उनको नई गरिमा प्रदान करते हैं। हम आपके जुड़ने से अपने अंदर नवीनतम ऊर्जा का, हमारे अंदर नवीन ऊर्जा का प्रवाह है, हम उल्लसित हो जाते हैं, नई प्रेरणा से भर जाते हैं। हम आपके जुड़ाव के प्रति, लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। तो मित्रों, यहाँ बच्चों और अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य है।
और आज भी अभिभावक जुड़े हुए हैं और उनका सहयोग हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि बच्चे जो प्रस्तुतियां दे रहे हैं बड़ी शानदार प्रस्तुतियां दे रहे हैं। और ये जो त्वरित भाषण कार्यशाला है, इसमें आपको 100% आपका जो मस्तिष्क है वो 100% इस तैयारी से होना चाहिए कि हमें जो भी विषय आएगा मैं बोलूंगा या बोलूंगी, और तब आप उससे बहुत अच्छा निश्चित रूप से थोड़ा पूर्वाभ्यास कर दें, 2-4 विषय लेकर के घर में, और आप कोई भी विषय दिया जाएगा आप बोलने लगेंगे, तो अभ्यास से सब कुछ संभव। तो और अंत में इन कार्यक्रमों का सुधार आधारविंद प्रेरणा पुरुष विषयों का सजीवन जीने वाले आदरणीय पुरोला जी, जो एक के बाद एक नए कार्यक्रम करते रहते हैं, करते जा रहे हैं। ये कार्यक्रम कठिनतम है और अभिव्यक्ति कार्यशालाएं सरलतम कार्यशालाओं में से। तो आदरणीय पुरोला जी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 4 बजे और रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते हैं, अंतिम रूप देते रहते हैं, बच्चों की प्रतिभाओं को निखारते हैं, उनके व्यक्तित्व का बहुमुखी प्रयास। ये बहुआयामी कार्यशालाएं आज बच्चों के लिए इतनी उपादेय हो गई हैं कि बच्चे से जुड़े रहना चाहिए। मैं किरोला जी के इन प्रयासों को क्षण नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच आज का बहुत सुंदर संचालन कर रही कुमारी रेणु ओझा जी को सौंपता हूँ। रेणु ओझा जी, आप मंच आगे संभालें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। जी सर, आप प्रतिदिन यूं ही कार्यक्रम का एक सार हमारे बीच में प्रस्तुत करते हुए हम सभी को उत्तेजित करते हैं और हमें प्रेरणा देते हैं और एक नई ऊर्जा हम में भर देते हैं, ताकि हम अगले दिन के लिए और अच्छे से तैयार हो जाएं। और आपने बिल्कुल सत्य वचन कहे हैं कि बाल प्रहरी की इन कार्यशालाओं से हम बच्चों को काफी कुछ सीखने को मिलता है। आज हम बच्चे अगर किसी भी मंच में बेझिझक बोलते हैं या फिर कोई भी अपनी प्रस्तुति देते हैं, तो बाल प्रहरी की इन कार्यशाला को उसमें काफी सहयोग है। और आपके ये आशीष वचन सदैव हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, इसलिए आपका आभार। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही मेरी बहन रुचि जनौटी, कक्षा 8 अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? रुचि जनौटी बहन, क्या? जी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। आप अपना अध्यक्षता का भाषण हमारे बीच में प्रस्तुत करें, इसके पश्चात मैं आपको आपका विषय बताती हूँ। जी, धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माँ शारदा को प्रणाम करती हूँ। तो आज के हमारी मुख्य अतिथि शशि जोशी जी, जो हमारे बीच बाजपुर उधम सिंह नगर से जुड़े हैं। महोदया, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अतिथि मेरी छोटी आपका भी स्वागत करती हूँ। आज का हुए मेरी बेटी डॉक्टर कुमारी रेणु ओझा जी, खटीमा उधम सिंह नगर से, और इस पटल पर उपस्थित सभी अभिभावक और मेरे छोटे भाई बहन, मैं आप सभी हार्दिक स्वागत, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बाल प्रहरी के इस पटल पर आज त्वरित भाषण कार्यशाला हो रही है। अब मेरे छोटे भाई बहनों ने अपनी प्रस्तुति दी, बहुत ही शानदार दी। जैसा कि डॉक्टर आकाश शाश्वत सर ने बताया कि त्वरित भाषण कार्यशाला इन कार्यशालाओं में सबसे कठिन है, क्योंकि उसी समय विषय मिलने के बावजूद भी हमें बोलना पड़ता है, और उसी मिलने के बावजूद भी मेरे भाई बहनों ने बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति दी और मुझे उनके भाषण में कुछ बातें बहुत अच्छी लगी। जैसे कि हमारी एक छोटी सी बहन कक्षा 2 की प्राची जोशी, जिन्होंने अपने पूजन के बारे में बताया, और ओजस्वी, मेरी मित्र ओजस्वी, जिन्होंने बताया कि कन्या पूजन लड़कियों की मांग तो बहुत होती है, पर उन्हीं लड़कियों को जब वो पैदा होती हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनको कभी कभी पेट में ही मारा जाता है, भी दी जाती है। तो ये ऑनलाइन क्लास है, ये एक माध्यम है जिससे बच्चों को प्रेरणा मिलती है इस चीज की कि हम आगे बोले, लोगों के सामने अपनी बातें रखें, उनके समक्ष अपने विचार व्यक्त करें।
ये हमारे भीतर करने भी एक माध्यम है और इस भले हमें अभी समझ में ना आए पर ये बात पे तब समझ आएगी जब हम बड़े हो जाएंगे और इस पटल से दुगने तिगुने बड़े जो स्टेज होते हैं वहां पर पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलेंगे और आत्मविश्वास बोलने योग्य हो जाएंगे तब समझ में आएगी। और अभी यहाँ अध्यक्षता और संचालन कर रहे हैं परंतु जब हम इस बारे में और ज्ञान प्राप्त करेंगे बारीकियों को समझेंगे तो तब हमें अपने आप पर उदय किरौला महोदय पर श्याम पलट पांडे जी पर जी पर और यहाँ उपस्थित सभी उपस्थित बड़ों पर बहुत गर्व होगा। जैसा कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने बताया कि हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए अपने जो हमारी मुसीबतें आती हैं हमारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं हमारे जीवन में तो हमें उनसे सामना करने योग्य अपने आप को बनाना चाहिए और कभी हमारे रास्ते बीच में बात तो हमें उसके ऊपर सीढ़ियां बनाकर अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहिए। और अगर हमने इन जो ये कार्यशालाएं हैं एक माध्यम है जो अगर बिल्कुल सही किया तो हम अपने जीवन में न जाने कितनी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। और मैं जो यहाँ उपस्थित हमारे सभी अभिभावक गण हैं मैं उनसे एक निवेदन करना चाहती हूँ कि जो मेरे मित्र साथी हैं सारे जो अगर कभी उनका मन करे कि वो प्रतियोगिता में भाग ले किसी प्रतियोगिता में अपना नाम दे तो उनके मम्मी पापा से निवेदन है कि वो कभी उनको मना ना करे उनको हमेशा खुलकर प्रोत्साहित करे उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भले ही उसमें ना निकले पर उन्हें एक नॉलेज हो जाएगी कि ऐसा करना चाहिए उन्हें बोलना आ जाएगा क्योंकि इतने समाज के सामने बोलना भी एक बात बहुत बड़ी बात होती है। जैसे कि यहाँ भी कितने लोग अपनी याद रखते हैं तो मैं सभी लोग से निवेदन करना चाहूंगी अपने बच्चों को खुलकर प्रोत्साहित करें और इन कार्यशालाओं में जोड़ें क्योंकि राष्ट्रीय स्तर तक का बड़ा एक बहुत तेज है। यहाँ पर अगर हम बोलेंगे तो हमारी जो आत्मविश्वास है हमारे अंदर वो बढ़ेगा हम लोगों के सामने बोल पाएंगे और अपने जो विचार है हमारी जो विचारधारा है उनको समस्त संसार के सम्मुख रख पाएंगे क्योंकि आज हम भी नहीं जानते आप भी नहीं जानते कि ना जाने इस जगह से इस ऑनलाइन क्लास जाने कितने और उदय किरौला जैसे हमारे जवान बनेंगे और हमारे देश का विकास करेंगे और हमारे देश को आसमान की बुलंदियों तक ले जाएंगे और हमारे भारत देश का नाम रोशन ऊंचा करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और यहाँ उपस्थित बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। बहन आपका विषय आपने अपने विषय पर प्रस्तुति नहीं दी है अभी जी आपका विषय है मेरे आदर्श महापुरुष। जी तो मेरा विषय है मेरे आदर्श महापुरुष। तो मेरे आदर्श महापुरुष है महात्मा गांधी जी क्योंकि सदैव अहिंसा के विरुद्ध आवाज उठाई और वो अहिंसा के रखवाले थे। उन्होंने हमें सिखाया कि आजादी हम आजादी बल्कि अहिंसा से भी ले सकते हैं। हम आंदोलनों के द्वारा भी अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल सकते हैं। उन्होंने छुआछूत के विरुद्ध भी काफी लड़ाइयां लड़ी थी। हमारे समाज में भेदभाव हैं ऊंच नीच के उनके भी खिलाफ लड़ाइयां लड़ी थी। उन्होंने भारत देश के लोगों को आगे बढ़ने को प्रोत्साहित किया था। वो स्वयं बाहर देश से पढ़ के आए थे। उन्होंने फिर भी हमारे देश के लोगों को समझा। मेरे वो आदर्श इसलिए हैं क्योंकि मैं समझती हूँ कि वो भी तो अपना जीवन अच्छी तरह व्यतीत कर सकते थे। वो भी तो उनकी इतनी अच्छी जॉब थी इतनी अच्छी नौकरी थी। वो बैरिस्टर थे इतने साउथ अफ्रीका इतने मतलब वहां से आए थे। वो भी तो अच्छे से रह सकते थे लेकिन उन्हें फिर भी वो आश्रमों में रहे हमारे भारतवासियों की मदद की हमारी जनता की मदद की उनको प्रोत्साहित किया कि
अंग्रेजों के खिलाफ लड़ो, उनके खिलाफ आवाज उठाओ, गुलामी में मत जियो और इसी मेरे आदर्श महापुरुष हैं। हमने अपने जीवन की सुख और सुविधाएं त्याग कर एक बिल्कुल साधारण जीवन जिया। वो हमें ये बात से भी दिखाना चाहते थे कि अच्छे कपड़े पहनने से, अच्छे बाल बनाने से, अच्छा बोलने से हम नहीं हो जाते। हम खादी की एक धोती कुर्ता पहन के भी अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। साधारण दाल रोटी चावल खा के भी और आश्रम में रह के भी अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो मेरे आदर्श महापुरुष हैं महात्मा गांधी जी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बेहद ही सराहनीय और हमें प्रेरणादायक थी। आपकी प्रस्तुति से हमें काफी कुछ सीखने को मिला। जैसे कि जरूरी नहीं होता कि हम अगर किसी मंच में जा रहे हैं तो वहां पे निकलना ही जरूरी हो। अगर हम उस मंच में प्रतिभाग भी कर रहे हैं तो वो भी हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी बात होती है। और जैसे कि हमें आपने बताया कि आपके जो आदर्श महापुरुष है वो महात्मा गांधी है, क्योंकि वो एक सादगी भरा जीवन व्यतीत करने वाले थे और उन्हें जो अहिंसा थी, अहिंसा से सख्त नफरत थी। वो हिंसा से उन्हें सख्त नफरत थी और वो अहिंसा का मार्ग अपनाने पर जोर दिया करते थे। उनका मानना था जो काम अहिंसा से हो सकता है तो उसके लिए हिंसा का उपयोग क्यों किया जाए। उनका काफी एक प्रचलित बात थी कि अगर कोई तुम्हें एक थप्पड़ मारता है तो तुम्हें उसके बदले दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए, जिससे वो खुद पीछे हट जाता है। आपकी प्रस्तुति वाकई बहुत सराहनीय थी। इसके साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज के छूटे हुए साथियों को आमंत्रित करते हैं और जो हमारी पहले छूटी हुई साथी हैं वो है मंत्रिता शर्मा, कक्षा 5, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। मंत्रिता बहन, क्या आप उपस्थित हैं? मंत्रिता बहन, शायद वो अभी हमारे बीच नहीं जुड़ी है। केवल नाम लीजिए दोस्त, केवल नाम लेते जाए, केवल नाम लें बस। इधांत जोशी जी उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। आपका विषय है रामायण का पात्र जटायु। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम माँ शारदी को नमन करते हुए बाल प्रहरी के इस मंच में जुड़े हुए समस्त लोगों को आज के इस विजयादशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम इधांत जोशी है। मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम योगेश जोशी मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल देवीधरा चंपावत उत्तराखंड है। मैं आज आप सबके बीच मेरी इस त्वरित भाषण कार्यशाला में मेरा जो विषय है वो है रामायण में जटायु। तो मैं उसमें अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। रामायण तो हम सबने देखी है। रामायण में श्री राम भगवान के साथ जब सीता माता का हरण हुआ था तब जो सीता माता को जब रावण हरण करके ले जा रहा था तब रावण से सीता माता को बचाने के लिए जटायु ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। जटायु जो है वो रामायण में श्री राम जी के एक परम मित्र के रूप में माने गए हैं और जो जटायु है वो जटायु श्री राम के पिता श्री राजा दशरथ के भी मित्र माने गए हैं और जटायु एक गिद्ध थे। वो उनके एक और दोस्त मतलब उनके एक और भाई श्री राम भगवान को जब उन्होंने लंका पर चढ़ाई की उस समय भी उनके भाई मिले थे। तब उन्होंने जटायु और अपनी कहानी उनको बताई थी कि वो अलग कैसे हुए। यानी कि कुल मिलाकर के सीता माता को खोजने में और उसमें रामायण में जटायु का एक बहुत अहम भूमिका मानी गई है, जिसमें जो जटायु होता है वो हमारी अभी रामायण होती है आजकल रामलीला जिसको हम लोग कहते हैं, जिसका मंचन यहाँ मंदिरों में होता है। तब जो रामलीला में जटायु जो है उसका पात्र भी एक बड़ा ही रोचक पात्र रहता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी।
आपने सत्य कहा, जो जटायु था वो श्री राम जी का एक परम भक्त था, जिसने सीता हरण जब हुआ था, रावण जब सीता माता को लेकर जा रहा था तो उसने रावण को रोकने का प्रयत्न किया था। तब रावण ने जटायु के पंख को काटकर उसे मूर्छित कर दिया था और उसकी जटायु की मृत्यु श्री राम की गोदी में हुई थी। अब इसी के साथ हमारी अगली प्रतिभागी सोनाक्षी रावत। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? आगे बढ़ते हुए इसी के साथ मैं डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से, सर आपको मैं 2 पंक्तियों के साथ इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ। दृढ़ निश्चय और हो पक्के इरादे, दृढ़ निश्चय और हो पक्के इरादे तो कोई काम असंभव नहीं हो सकता। जीवन में अगर कुछ करना है, जीवन में अगर कुछ करना है तो सपने देखने से ही सब कुछ नहीं हो सकता, सपने देखने से ही सब कुछ नहीं हो सकता। सर आपका स्वागत है। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर। नेगी सर का माइक तो खुला है, आवाज क्यों नहीं आ रही है? मेरी आवाज आ रही सर? अब आ रही सर, अब आ रही। स्वागत है। जी जी जी, तो बहुत अभिनंदन, बहुत आभार। सीता जोशी जी, अध्यक्षता का भार वहन करने वाली कुमारी रुचि जनोटी जी और संचालन करने वाली हमारी दोस्त कुमारी रेणु ओझा जी, जो कक्षा 11 की विद्यार्थी हैं, खटीमा उधम सिंह नगर से। बड़ी दीदी, आपको बहुत अभिनंदन, स्वागत है। प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में मंत्रिता जी, षष्ठी जी, यशस्वी जी, ओजस्वी जी, नीलाक्षी जी, दांत भैया, कुमारी रेशमी जी, प्राची जोशी जी, साक्षी बिस्ट जी, सोनाक्षी रावत जी। इसमें से जो साथी अभी हम जिनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं उनमें प्रमुखतः मंत्रिता जी और भी एक दो साथी हैं जिनके हम इंतजार में हैं कि वो आएंगे और अपनी प्रस्तुति देंगे। बाल प्रहरी मंच पर आज त्वरित भाषण कार्यशाला के रूप में जो बाल प्रहरी की जो आयोजना है, त्वरित भाषण अपने आप में बहुत अद्भुत विधा है दोस्तों। इसमें जब आप अपनी बात रखते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि आपको किस विषय पे बात रखना है, और अचानक से कोई विषय आपके सामने आता। पर एक बात और आप याद रखें कि जब भी जो समय काल दौर चल रहा होता, उस काल की जो घटनाएं होती हैं, उस काल के जो त्योहार होते हैं, जो रीति रिवाज परंपराएं होती हैं, उनसे मिलते जुलते विषय हमारे आसपास होते हैं और उन्हीं को त्वरित भाषण में आपके समक्ष रखने की कोशिश की जाती है, ताकि आप अखबारों में उन चीजों को पढ़ रहे हों, रेडियो टेलीविजन में आप उन चीजों को सुन रहे हों, देख रहे हों, अपने विद्यालय में उनके बारे में प्रार्थना सभा में, बाल सभा में उनकी चर्चा कर रहे हों। तो
त्वरित भाषण में ऐसे विषय होते हैं, आप कहीं भी जाएंगे त्वरित भाषण कार्यशाला में तो आपको इससे मिलते जुलते विषय ही मिलेंगे। आज की कार्यशाला में भी आपने देखा होगा कि जो विषय केंद्रित थे उसमें एक तो रामायण रामचरितमानस, क्योंकि नवरात्रि का त्योहार चल रहा है तो भगवान राम और रामलीला के मंचन से जुड़े हुए पात्रों के बारे में, और नवरात्रि में महानवमी अष्टमी इनसे जुड़े हुए विषय होते हैं। आज भी आपको जो विषय आपके सामने आए थे उसमें मैं देख रहा था कि नवरात्रि में कन्या पूजन में मिलते हैं पैसे, तो बहुत ही बाल सुलभ तरीके से प्राची जोशी दीदी ने, जो कक्षा 2 की विद्यार्थी हैं, उन्होंने अपनी बात को रखा। फिर रामायण में रामलीला के जो पात्र हैं जटायु जी के बारे में इधांत भैया ने अपनी बात को रखा। इसका मतलब ये हुआ कि हमको रामचरितमानस को समय समय पे यदि हम उसका अध्ययन करते हैं या कहीं पे चल रहा है अखंड रामायण का पाठ, तो उसमें हम जब शामिल होते हैं तो इनसे जुड़ी हुई बातें पता लगती हैं। वैसे हम लोग नित्य प्रति, चाहे हम 2 दोहे पढ़ें, 4 चौपाइयां पढ़ें, तो हमें मानस का पाठ यदि हम घर पे करते तो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। रामायण की सीता से हमें क्या सीख मिलती है, तो सीता माता एक आदर्श स्त्री के रूप में भारत में विराजमान है, तो उनके आदर्श जो है, उनकी जो सीखें हैं, वो हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं ये हमें पता लगता है। फिर रामायण का मेरा कोई भी प्रिय पात्र हो सकता है जो जिसको हम पसंद करते हैं। रामायण के प्रत्येक पात्र को आप देखेंगे तो मानस में ऐसा गढ़ा गया है, उनको ऐसा उनका प्रस्तुतिकरण है कि जो विलेन भी है, जो नकारात्मक अभिनय करने वाला भी पात्र है, जिसकी नकारात्मकता भी बताई गई है, उसके अंदर भी कोई सिद्धांत है, कोई अनुशासन है, कोई डिसिप्लिन है। तो हमको उनके जीवन से भी, जितने भी पात्र हमको मिलेंगे उनसे हमको कुछ ना कुछ मिलता ही है सीखने। टेलीविजन में मेरा प्रिय सीरियल, तो सीरियल में भी आप देखेंगे कि जो सीरियल चल रहे होते हैं, यदि हम नियमित रूप से देखते हैं तो टेलीविजन के कोई ना कोई सीरियल हमें अच्छे लगते हैं, वो हमारे लिए प्रिय होते हैं। यशस्वी जी को ये विषय दिया गया, कन्या पूजन के लिए लड़कियों की मांग। अभी आप देखें कि नवरात्रों में हम कन्या पूजन करते हैं, कन्याओं के हम पैर पखारते हैं, उनके पूजन करते हैं, उनको भेंट स्वरूप देते हैं, उनको भोजन में आमंत्रित करते हैं। तो हमारे देश में जो बालिका शिक्षा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो संदेश है, इस नवरात्रों में इस विषय के माध्यम से मिलता है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो आदरणीय उदय किरोला सर के माध्यम से हमें मिले। मेरे प्रिय शिक्षक हैं, हमारे कॉलेज के प्रधानाचार्य जी हैं। यदि मैं अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य हूँ तो मेरे क्या दायित्व हो सकते हैं, मेरे आदर्श महापुरुष कौन है, या इस बार की जो नवरात्रि उसमें मेरी दिनचर्या कैसी थी। तो ये जो विषय हैं बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पूर्णागिरी मंदिर अवश्य जाएं, तो इसके बारे में भी टनकपुर से नीलाक्षी दीदी ने अपनी बात को रखा। तो कुल मिला के जितने भी विषय आदरणीय उदय किरोला सर के माध्यम से हमको त्वरित भाषण में मिले थे, वो सारे विषय ऐसे थे जो ज्ञानवर्धक थे, हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा पैदा करने वाले थे और हमें कोई ना कोई सकारात्मक संदेश देने वाले थे। मुझे लगता है कि आप जब इन विषयों के बारे में अपने मन में जो विचार आ रहे होते हैं उनको व्यक्त करते हैं, तो उसमें से कोई ना कोई चीज आपके मन में 10 भावों में 10 विचारों में से 1-2 विचार हमारे मन मानस पे टिक जाते हैं, वो हमारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन करते हैं। हमें कोई भी एक अच्छा विचार अपने जीवन में अपना के उसके साथ में अपने जीवन को जोड़ना चाहिए। आज की कार्यशाला से हमको कुछ ना कुछ इस तरीके से चीजें ज्ञात होती हैं। दोस्तों, त्वरित भाषण कार्यशाला अपने आप में अनोखी विधा है, हमें कुछ भी नहीं मालूम होता है, लेकिन अनोखी इसलिए है क्योंकि इसमें जो भी विषय आपको दिए गए, जो शीर्षक दिए गए, जिसके क्षेत्र दिए गए हैं, उनकी जानकारी ना होते हुए भी आपको वो चीजें पता होती हैं। वो क्रम रूप में नहीं पता है, लेकिन उनकी कुछ छोटे-छोटे 2-2 4-4 वाक्य हमें सबको मालूम होते हैं और हम उनको चिंतन करके सूचीबद्ध करके यदि हम अपनी प्रस्तुति देते हैं तो हम एक बहुत सुंदर
भाषण तैयार कर लेते हैं। तो त्वरित भाषण अपने आप में इस तरीके से अनोखा होता है। तो बहुत कठिन से कठिनतम विधा के रूप में भी जाना जाता है और सरल से सरलतम विधा भी मैं कह सकता हूँ। यदि आप अखबार पढ़ते हैं, रेडियो सुनते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, चर्चाओं में भाग लेते हैं, बाल प्रहरी के मंच पे प्रतिदिन जुड़ के इनमें अपना सुझाव देते हैं, चैट बॉक्स में शामिल होते हैं, तो चीज़ों को सुन के हम चैट बॉक्स में टिप्पणियाँ देते हैं, तो हमने 10 टिप्पणी दे दी और उसमें से 1-2 टिप्पणी हमारे जीवन से जुड़ी होती हैं। तो कुल मिला के कार्यशाला में आपकी प्रस्तुतियाँ बहुत ही शानदार थी। मैं सभी नन्हे-मुन्ने दोस्तों को, बड़ी दीदी को, सबको हार्दिक अभिनंदन और बधाइयाँ प्रेषित करता हूँ। और आज के कार्यक्रम में जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बाल प्रहरी मंच पर इस मंच की शोभा बढ़ाते हैं, उसमें योगदान देते हैं, उन सभी का बहुत अभिनंदन करता हूँ। और आज का जो दिवस है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। इस दिवस पर और इस बाल प्रहरी मंच पर हमें हमेशा की तरह मार्गदर्शन प्रदान करने वाले आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर, आपको कोटि से वंदन, अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करता हूँ। हम सभी को एक सूत्रता में बांधे रखने वाले आदरणीय उदय किरोला सर, जिनकी ऋषिवत तपश्चर्या के कारण हम लोग रोज मिलते हैं, आभासी मंच पर हमारी मुलाकात होती है, तो मैं आदरणीय उदय किरोला सर को भी कोटि से वंदन, अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करता हूँ, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और शुभ रात्रि के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और एक बार पुनः दशहरे पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मंच रेणु दीदी को सौंपता हूँ। रेणु जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। रेणु दीदी। जी सर। सर, आप सदैव हमें महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ इतना प्रेरित करते हैं और हमें इतना ज्ञान भरी बातें बताते हैं। शुरू से ही आज की इस कार्यशाला में यही बात चर्चा चल रही है कि त्वरित भाषण कार्यशाला कठिन से कठिन कार्यशालाओं में से भी और सरल से सरल कार्यशालाओं में से भी एक है। पर ये हमारे दिमाग की एक कसरत है, जिससे कि यह पता चलता है कि हमारा मस्तिष्क जो है वो कितना एकाग्र है, कितना एक जगह पर टिका रहता है। और सर, आप सदैव यूं ही चैट बॉक्स के माध्यम से और यहाँ पे अपने आशीष वचनों के माध्यम से हमें प्रेरित करते हैं। आपका आभार। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए 2 पंक्तियों के साथ इस कार्यशाला के जनक, इस रीढ़ की हड्डी आदरणीय उदय किरोला जी को मैं ये मंच सौंपना चाहूंगी 2 पंक्तियों के साथ। गुरु को यूं ही ईश्वर की उपाधि नहीं मिलती, गुरु को यूं ही ईश्वर की उपाधि नहीं मिलती, निस्वार्थ भाव से कार्य करने का हुनर रखते हैं ये, निस्वार्थ भाव से कार्य करने का हुनर रखते हैं ये। बच्चों के संग बच्चे बन, बच्चों के संग बच्चे बन, उनके मन को समझने की कला समझते हैं ये, उनके मन को समझने की कला समझते हैं। क्यों ना खुद पर हम गुरूर करें, क्यों ना खुद पर हम गुरूर करें, ऐसे गुरुओं का आशीष है हम पर, ऐसे गुरुओं का आशीष है हम पर। सर, आदरणीय उदय किरोला सर। जी दोस्त देवरक्षिता जी, सुंदर संचालन के लिए आपको बधाई। और आप का नंबर तो मैंने रेणु कवित्री करके सेव किया है और मैं चाहता हूँ भगवान करे आप बहुत अच्छा मेहनत करें और आप बहुत सुंदर कविताएं आप लिखती हैं और आगे और अच्छी कविताएं लिखेंगी। मेरी शुभकामनाएं इस पटल की ओर से, हम सब की ओर से आपको एक बार बधाई। तो मैं आपको आज के जो मुख्य अतिथि हैं आदरणीय डॉक्टर शशि जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने इस पटल को पूरा समय दिया है। और क्या कोई साथी और जुड़ चुके हों तो मैं आमंत्रित करता हूं, विशेषकर मंत्रिता शर्मा जी और सोनाक्षी रावत जी, दोनों में से छोटे हुए साथियों में जुड़ चुके हैं तो मैं आमंत्रित करता हूं। तो चलिए मैं एक बार पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे आज के इस पटल में चकोटे के खंड शिक्षा अधिकारी महोदय आदरणीय श्री चंदन सिंह बिष्ट जी हमारे बीच जुड़े हैं। डॉक्टर रेशमी पंडा जी बहुत दिन से हमारे साथ जुड़ती हैं। इंदु दीदी हमारे साथ जुड़ी हैं। मोती प्रसाद साहू जी, शैली दीदी रोज इस पटल पर जुड़ती हैं। विनोद आर्या सर हमारे बीच हैं। तो मैं आप सभी को एक बार आभार व्यक्त करता हूं। और कल कविता वाचन कार्यशाला है, यानी सबसे सरल कार्यशाला कल होने वाली है। सरल से मतलब है अपनी पाठ्य पुस्तक की कविता हमको पढ़नी है और इसमें कोई लाइन का बंधन भी नहीं होता है। तो जितनी भी है तो हम
कल की सूची भी फाइनल हो चुकी है और मैं सोचता हूँ कल की सूची से अधिक बच्चे होंगे तो उनको परसों या शनिवार के लिए वो सूची हम तैयार करेंगे। तो कल की सूची भी हमने फाइनल कर दी है। तो एक बार जितने साथी अन्य ने सहमति नहीं दी है कविता वाचन के लिए वो दे सकते हैं। तो इसी के साथ मैं एक बार पुनः सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। जितने भी साथी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर इस कार्यक्रम से जुड़े हैं उनको मैं निवेदन करूँगा कि अन्य बच्चों को भी, अभिभावकों को भी इस पटल पर जोड़ के मदद करेंगे। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो उनसे भी निवेदन है, वो भी अपने इस हमारे पटल को मदद करेंगे। तो इसी के साथ आप सबका एक बार पुनः आभार और मुझे मुख्य रूप से ईधान जोशी जी का विषय रामलीला का पात्र जटायु वास्तव में पूरी रामायण में अगर देखा जाए जटायु का अपना महत्वपूर्ण रोल है। आज जिस दौर से हमारा समाज गुजर रहा है, महिलाओं पर, लड़कियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, तो यही अत्याचार रावण ने भी किया था और जटायु को पता था कि वो उससे कुछ नहीं कर सकता है। रावण के मुकाबले में उसमें कोई बल नहीं है, लेकिन उसने फिर भी प्रतिकार किया। तो ये कहीं न कहीं अपने आप में जटायु से सीख लेने की एक ज़रूरत है हमारे इस समाज को है। तो इसी के साथ मैं एक बार पुनः कल के कार्यक्रम के लिए आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। कल का लिंक आपको भेजा जाएगा। तो आज के इस कार्यक्रम के लिए एक बार सभी मित्रों का आभार, नमस्कार और शुभ रात्रि।